हेलो बच्चों। तो बच्चों आज का जो चैप्टर है हमारा वो है द चेंजिंग फेस ऑफ द अर्थ। ओके, चेंजिंग फेस ऑफ द अर्थ। तो थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है लेकिन बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। तो इंफॉर्मेशन बहुत है, तो इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान से ये चैप्टर आपको पढ़ना चाहिए बुक से या फिर इस वीडियो से आपको देखना चाहिए। और जितनी भी इंफॉर्मेशन इस चैप्टर में हमें बताई गई है, दिखाई गई है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें तैयार करनी चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है द अर्थ इज अ हाईली डायनेमिक और एक्टिव प्लैनेट। ठीक है, तो जो हमारी अर्थ है वो हाईली डायनेमिक है, यानी कि उसमें मूवमेंट बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा एक्टिव प्लैनेट। बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। Changes and movement are taking place all the time inside the earth, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस और मूवमेंट होते रहते हैं, इसलिए हम इसे डायनेमिक और एक्टिव बोलते हैं। There are also different external forces working constantly and changing the face of the earth. और इसके साथ साथ बहुत सारे एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो कॉन्स्टेंटली अर्थ के फेस को चेंज करते रहते हैं। And these forces are varied and they affect the face of the earth differently. ठीक है, तो ये क्योंकि जो फोर्स है वो अलग अलग तरीके के हैं, तो इसलिए इनके जो इफेक्ट हैं वो भी अलग अलग है। We can divide these forces into two categories. तो मेनली हम दो कैटेगरीज में इनको डाल सकते हैं। और पहला है एंडोजिनस फोर्सेस और दूसरा है exogenous forces. So endogenous or exogenous. Let us see what these forces are and what causes them and how they change the Earth's surface. तो सबसे पहले इन फोर्सेस को जानते हैं और फिर जानेंगे किस तरीके से ये हमारे अर्थ के फेसेस को अफेक्ट करते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, इससे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है अर्थ मूवमेंट। ठीक है, इसके बाद लिखा है एंडोजेनस फोर्सेस यानी कि इंटरनल प्रोसेसेस, और फिर एक्सोजेनस फोर्सेस यानी कि एक्सटर्नल प्रोसेसेस। और इंटरनल में क्या है, इंटरनल जो प्रोसेसेस है उसकी वजह से क्या होता है, अर्थक्वेक्स आते हैं, लैंडस्लाइड्स होते हैं, वॉल्केनिक एरप्शंस होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ माउंटेन बिल्डिंग्स होती हैं। और जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उनकी वजह से क्या होता है, रिवर, विंड, वेव्स और ग्लेशियर्स का जो मूवमेंट है, फॉर्मेशन है, वो होता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम डिटेल में जाएंगे एंडोजेनस फोर्सेस के बारे में। जो एंडोजेनस फोर्सेस हैं वो क्या है और कैसे हमारे अर्थ को अफेक्ट करते हैं। तो लेट्स सी। तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है endogenous forces are those that arise from inside the earth. तो पहली बात तो ये कि ये फोर्सेस अर्थ के इनसाइड से अराइज होती। They can be sudden like earthquakes and volcanic eruptions, or slow and continuous like the forces of mountain building. But what causes these endogenous forces? तो ये जो फोर्सेस हैं ये सडन हो सकते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक कभी भी अचानक से हो जाता है, वॉल्केनिक एरप्शन भी कभी भी अचानक से हो जाता है,
ठीक है। और क्या रीजन क्या है, कैसे ये एंडोजेनस फोर्सेस मतलब एग्जिस्टेंस में आते हैं। तो बच्चों उसकी वजह है, देखें क्या लिखा है, उसकी वजह है कि इन 1960s साइंटिस्ट पुट फॉरवर्ड द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स टू एक्सप्लेन द चेंजिंग फेस ऑफ द अर्थ। तो उसके लिए जो साइंटिस्ट हैं हमारे जियोलॉजिस्ट जो हैं, उन्होंने एक थ्योरी रखी और वो थ्योरी का नाम था थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। के अंदर की जो प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स जिनको हम कहते हैं, उनके मूवमेंट की वजह से ये सारा होता है। ओके, आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द लिथोस्फीयर is broken up into a number of pieces called tectonic or lithospheriक plates। तो ये जो हमारी लिथोस्फीयर है, यानी कि जो जमीन जिसे हम कहते हैं, ये बहुत छोटे छोटे पीसेस में ब्रोकन है, जिनको हम कहते हैं टेक्टोनिक या लिथोस्फेरिक प्लेट्स। एंड these rigid plates float on the semi-molten rocks of the lower portion of the upper mantle, ठीक है, which is called the asthenosphere। अब ये जो प्लेट्स हैं, ये क्या फ्लोट कर, कहाँ पे फ्लोट कर रही है, अंदर का जो सेमी मॉल्टन रॉक है उसके ऊपर, यानी कि ये मूवमेंट में है। द टेम्परेचर इन द asthenosphere is high around 1600 डिग्री सेल्सियस। वहां का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा हाई है, अराउंड 1600 डिग्री सेल्सियस। At this temperature the rocks are in a near molten state and they can flow in a thick and viscous way। और इस टेम्परेचर पे जो रॉक है वो मेल्ट हो जाती है और वो बहती रहती है, ठीक है ना, फ्लो करती रहती है। The tectonic plates are always moving, but what is the force that moves these massive plates around? अब बात करते हैं कि चलो ये तो बात समझ में आ गई कि ये मूव कर रही है, लेकिन इनके पीछे कौन सा फोर्स है जो इनको मूव करा रहा है। तो उसके लिए बच्चों आप देख सकते हो यहाँ फॉर्मेशन ऑफ कन्वेक्शन सेल्स। तो उसका रीजन ये है कि द हीट फ्रॉम द कोर सेट्स ऑफ डिस्टर्बेंसेस कॉल्ड convection cells in the mantle। तो उसकी वजह यह है कि जो हीट है from the core sets of disturbance called convection cells, and these convection cells are formed by rising currents of heated magma। तो अंदर जो molten rocks है, ठीक है, that is called magma, उसकी वजह से ये जो मूवमेंट है उसकी वजह से ये सब मूवमेंट अंदर हो रहा है, इंटरनल चेंजेस जो आ रहा है। ऑन रीचिंग द टॉप द मैग्मा कूल्स, becomes heavy and sinks only to get heated and rise once more। और जब ये ऊपर उठता है तो ये ठंडा हो जाता है, ठंडा होने के बाद वापस से सिंक करता है, जब सिंक करता है तो फिर ये वापस से गर्म होने लगता है, क्योंकि अंदर का टेम्परेचर गर्म है। And these rising currents of heated magma was the tectonic plates floating on the asthenosphere to move around। और ये जो मूवमेंट है इसी की वजह से जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो फिर मूव करती हैं। They sometimes slide past each other, they sometimes collide with each other, and they sometimes pull away from each other। तो ये जो मूवमेंट है ये तीन तरीके से हो सकता है, कभी वो दूर जा रही है, कभी वो पास आ रही है, और कभी वो आपस में टकरा रही है। ओके,
आगे लिखा है प्लेट्स दैट मूव टुवर्ड्स ईच अदर आर कॉल्ड convergent plates and plates that move away from each other are called divergent plates. ठीक है, तो जो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही है, नहीं, प्लेट्स दैट मूव टुवर्ड्स ईच अदर, जो पास आ रही है वो कन्वर्जेंट है और जो दूर जा रही है वो डाइवर्जेंट है। एंड दीज मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स कॉज अर्थक्वेक्स, और इसी की वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं। वॉल्केनिक एक्टिविटीज एंड फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स, तो ये जो मूवमेंट है कन्वर्जेंट प्लेट्स और डाइवर्जेंट प्लेट्स, इसी की वजह से अर्थक्वेक आते हैं, इन्हीं की वजह से वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं और इन्हीं की वजह से माउंटेन फॉर्मेशन होता है। ठीक है, द ग्रेट माउंटेन सिस्टम ऑफ अर्थ लाइक द हिमालयास एंड एंड्स were created when टू के आगे नेक्स्ट पेज पे है, when two yes when two plates converge, and similarly the deep trenches found on the ocean floor like the Mariana Trench were caused by divergent plates. तो जब प्लेट्स हैं आपस में एक दूसरे के ऊपर फ्लाइट करती हैं तब माउंटेन्स बनते हैं, और जब प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं तब ट्रेंच बनते हैं। ठीक है, इसके बाद है फोर्सेस ऑफ माउंटेन बिल्डिंग। तो जो माउंटेन बिल्डिंग के लिए जो फोर्सेस रिक्वायर्ड हैं या रिस्पॉन्सिबल हैं वो क्या है? द फोर्सेस दैट बिल्ड माउंटेन्स आर स्लो एंड कंटिन्यूअस। माउंटेन्स आर बिल्ट बाय टू फोर्सेस, एक है फोल्डिंग और एक है फॉल्टिंग। ओके, when two tectonic plates push against each other, the land at the point of contact is pushed up in a series of folds. Okay, so when two tectonic plates push against each other, है ना, एक दूसरे के अगेंस्ट पुश करती हैं, the land at the point of contact is pushed up, और उसी की वजह से जो जमीन है वहां की वो ऊपर की तरफ जाती है। In a series of folds, forces of compression are at work here. The ranges of mountains formed thus are called fold mountains. Almost all the major mountain chains of the world, like the Himalayas, the Andes, South America, the Alps, Europe, and the Appalachians, North America, and are fold mountains. तो जितने भी जो इम्पोर्टेंट रेंजेस हैं, जो हिमालयास हैं अपने यहाँ की, या फिर एंडस है साउथ अमेरिका का, या एल्प्स है यूरोप का, या एप्पलचियान्स नॉर्थ अमेरिका, आर फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, तो ये सारे के सारे फोल्ड माउंटेन्स। इसके आगे लिखा है when rocks are compressed beyond a point they develop cracks or fractures called faults. Sometimes faults develop due to forces of tension, that is, when plates are pulled apart, land gets displaced along the fault line. When land is pushed up between two fault lines, block mountains like the Black Forest Mountains in Germany are created. तो जो ब्लॉक माउंटेन्स हैं वो कैसे बनते हैं? जब रॉक्स आर कंप्रेस्ड बियॉन्ड अ पॉइंट, ठीक है, दे डेवलप क्रैक्स और फ्रैक्चर्स कॉल्ड फॉल्ट्स।
तो जब ये जो रॉक्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर कंप्रेस करती हैं बियॉन्ड द पॉइंट, तब जाकर ब्लॉक माउंटेन बनते हैं, जैसे कि ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन्स इन जर्मनी। When land subsides between two fault lines, rift valleys are formed. The valleys of the Narmada and Tapi river are rift valleys. तो अपने यहाँ की जो नर्मदा और तपी वैलीज हैं वो रिफ्ट वैलीज, ठीक है। कैसे बनती हैं? When land subsides between two fault lines. ओके, आगे देखते हैं आगे क्या है बच्चों। आगे है इसमें, ये देखिए, ये ब्लॉक माउंटेन्स का दे रखा है। ओके, इससे पहले ऊपर का थोड़ा सा पोर्शन है वो पढ़ देते हैं। नहीं, पहले नीचे पढ़ना पड़ेगा फिर ऊपर आएंगे। अर्थक्वेक के बारे में दे रखा है। तो बच्चों अर्थक्वेक के बारे में क्या दे रखा है देखिए। Earthquakes are vibrations that move through the earth and over its surface. They are caused by disturbances that originate inside the earth. Sudden movements deep beneath the surface, like the rupture of rocks and the collision of tectonic plates, release an enormous amount of energy in the form of seismic or shock waves. And these seismic waves travel to the surface and cause earthquakes. तो जो earthquakes हम फील करते हैं, जो धरती हिलती है, उसके पीछे है enormous energy, ठीक है, जो रिलीज होती है इनसाइड द अर्थ, और ये सीस्मिक वेव्स की फॉर्म में हमें ऊपर फील होती है। आगे लिखा है मूवमेंट्स बीनेथ द अर्थ क्रस्ट आर कंटिन्यूअस एंड दे अकर ऑल द टाइम, ठीक है। हालांकि इनसाइड द अर्थ जो मूवमेंट है वो हमेशा होता रहता है, लेकिन हम उसी को फील कर पाते हैं जब ये मूवमेंट बहुत तेजी से हो या इसकी जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा। ओके, only when they become intense that an earthquake is reported, ठीक है। तो जब earthquake आता है तभी हम उसे फील करते हैं। The point where the disturbance originates in the interior of the earth is called the seismic force, seismic focus, ठीक है। तो जहां से ये डिस्टर्बेंस स्टार्ट होता है उसे कहते हैं seismic focus, and the point that lies perpendicular to the seismic focus on the surface of the earth is called epicenter. और उस पॉइंट के ठीक ऊपर जो पॉइंट है अर्थ की सरफेस पे, उसे हम बोलते हैं एपिसेंटर, ठीक है। The close to the epicenter a place is, the greater is the damage, as seismic waves are strongest and most intense near the epicenter. और यहाँ पे जो डिस्ट्रक्शन है वो बहुत ज्यादा होगा क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेव्स में ही होगा। The seismic waves weaken as they move away from the epicenter, so the further a place is from the epicenter, the less is the damage, ठीक है। तो जैसे जैसे हम एपिसेंटर से दूर जाएंगे वैसे वैसे जो डैमेज है वो कम होता जाएगा। आगे देखिए आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है there are two types of seismic waves, surface waves and body waves. Surface waves travel across the surface of the earth while body waves travel through the earth. Body waves in turn one of two types, primary waves यानी कि P waves and secondary waves यानी कि S waves, and primary waves travel faster but secondary and surface waves are
much more destructive. तो जो प्राइमरी वेव्स हैं वो फास्ट है काफी, लेकिन जो सेकेंडरी वेव है वो काफी डिस्ट्रक्टिव है, यानी कि जो नुकसान होता है वो सेकेंडरी वेव की वजह से होता है। आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि earthquakes cannot be predicted. It is possible, however, to reduce the impact if people are well prepared. Building rules should be made strict. Houses in earthquake-prone zones should be built with strong but lightweight materials, and they should be built to withstand tremors. तो हालांकि जो अर्थक्वेक्स हैं उनको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, और हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, भविष्यवाणी नहीं कर सकते उसके बारे में, तो हम उससे बच नहीं सकते। लेकिन हाँ ये है कि हम उससे होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं, और उसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए। जैसे कि जो ऐसे एरिया जहाँ पे अर्थक्वेक्स अक्सर आते रहते हैं, वहाँ पे जो घर है वो काफी स्ट्रांग होने चाहिए और काफी लाइट मटेरियल की होनी चाहिए, कि अगर वो गिरता है किसी के ऊपर तो उससे नुकसान ना हो। The seismograph is an instrument that detects and records the intensity of the earthquake waves. तो seismograph वो इंस्ट्रूमेंट है जो रिकॉर्ड करता है अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को और अर्थक्वेक वेव्स। The magnitude or severity of an earthquake is ये देखिए, earthquake is, यहां से पढ़ेंगे आगे, indicated by a number of Richter scale. If an earthquake measures below 4 on the Richter scale, it is considered as a mild tremor. If it is above 4 and below 6, it is considered as moderate tremor. Building shake and things fall down. And if it measures more than 6, it is considered a severe earthquake and can be disastrous. ठीक है, तो रिक्टर स्केल पे अगर आप 4 से कम मेजर करते हैं तो माइल्ड है, पता भी नहीं लगेगा आपको। 4 और 6 के बीच में तो आप फील करेंगे, चीजें गिर सकती हैं, बिल्डिंगें हिल सकती हैं। लेकिन अगर 6 से अबव चला गया तब ये बहुत ज्यादा डिजास्टर्स होने वाला है, क्योंकि फिर बिल्डिंग गिर भी सकती है। ओके, आगे देखिए, आगे क्या लिखा है। Of late, and however, scientists have started using a more accurate scale to measure earthquake and the moment magnitude scale. तो अभी जो साइंटिस्ट है उन्होंने एक दूसरा प्रोसीजर भी यूज करना शुरू कर दिया, जैसे कि और ज्यादा एक्यूरेट वे में अर्थक्वेक को मेजर कर। ठीक है, ओके, इसके आगे लिखा है कि earthquakes are among the worst of all natural disasters and the loss of life and material is generally very high. Okay, and they cause the surface of the earth to shake and even to crack open or subside in places. तो बहुत सारी जगह हम देखते हैं कि जो अर्थक्वेक्स हैं वो बहुत ज्यादा डेंजरस है, हार्मफुल है। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है, they cause the surface of the earth to shake and even to crack open or subside in places. Building collapse, rivers change course, transport, power and water supply lines get cut, and gas lines break, which can result in fire
earthquakes under the sea can cause tsunamis, यानी कि giant waves। तो ये सारे डिजास्टर्स फीचर्स हैं जो अर्थक्वेक की वजह से हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है एनरिचमेंट एक्टिविटी। पढ़ते हैं क्या है ये। क्लास प्रोजेक्ट फाइंड आउट हाउ अ seismograph works. Now try to build a model of the seismograph in school and you will get help from the website www.earthquakes.usgs.gov। तो ये प्रोजेक्ट वर्क हो सकता है अगर आपके स्कूल में मैम बोलती है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं वॉल्केनोस। तो a volcano is an opening, यानी कि vent in the earth's crust through which molten rock and gases erupt, come out suddenly from deep inside the earth. Sometimes molten materials pour out through a series of long cracks, यानी कि fissures on the surface of the earth। तो ये वॉल्केनो को दे रखा है कि किस तरीके से जो मॉल्टेन रॉक्स हैं वो किसी ओपनिंग के थ्रू अर्थ के सरफेस पे आती है, जिसे हम वॉल्केनो इरप्शंस कहते हैं। एंड दिस इज रियली रियली डिजास्टर्स। ओके, इसके बाद देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रखी है। ये देखो, दिस इज सिचुआन earthquake in China 2008 केस स्टडी। तो चाइना में 2008 में बहुत ही डिजास्टर्स अर्थक्वेक आया था, उसकी केस स्टडी यहाँ दे रखी। तो जब हम इसे पढ़ेंगे तो हमें आइडिया होगा कि अर्थक्वेक कितना डेंजरस हो सकता है। तो यहाँ लिखा हुआ है एन अर्थक्वेक मेजरिंग 8.3 ऑन रिक्टर स्केल। अभी हमने पढ़ा था कि अगर 6 से अबव जाता है तो ये बहुत हार्मफुल हो जाता है, एंड दिस इज 8.3 यानी 6 से काफी ऊपर है। ये हिट सिचुआन region of China in May 2008. The earthquake was felt as far away as Beijing, 1500 km away, and Shanghai, 1700 km away, where office buildings quaked with the tremor. Around 70,000 people lost their lives. 4.8 million people were left homeless. The earthquake was apparently the result of displacement of up to 9 meter along the 240-kilometer long Longmanshan fault. Roads were blocked, some were just torn away. Several barriers lakes were formed when rivers were flushed by landslides triggered by the quake, and such barriers lakes can burst their walls anytime and cause devastating floods. Millions of people had to be rescued from the affected areas. Survivors had to be cared for, and temporary shelter, food, and medicine aid had to be provided। ठीक है ना। तो ये केस स्टडी दे रखी है चाइना के अंदर आए एक अर्थक्वेक की, जिसका रिक्टर स्केल पे नंबर था 8.3 और ये आया था 2008। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो अर्थक्वेक है वो कितना डेंजरस हो सकता है। ओके, इसके बाद हम वॉल्केनो को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो वॉल्केनो में आगे लिखा है दिस नेचुरल एक्टिविटी इज नोन एज volcanism. Volcanism release magma. Magma is a molten rock from the mantle that pushes its way through cracks towards the surface. तो जो अंदर रॉक है मॉल्टन फॉर्म में, जब वो ऊपर पुश की जाती है तो उसी को हम वॉल्केनिक इरप्शन। मैग्मा दैट spills onto the surface of the earth is called lava। और जब ये मैग्मा ऊपर आके फैल जाता है
तो इसे हम लावा बोलते हैं। एंड ड्यूरिंग एन इरप्शन volcanic lava gases, ashes and fragmented materials are ejected into the atmosphere। और एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस, बहुत सारी एश और बहुत सारे फ्रेगमेंटेड मटेरियल ये लावा अपने साथ लेके आते हैं। The volcanic vent is connected by a pipe or channel to the magma chamber, and this is a pool of magma located deep inside the earth। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो वो जो ओपनिंग है वो अंदर कनेक्टेड होती है मैग्मा चैम्बर के साथ, और वहीं से ये सारा का सारा मैग्मा ऊपर आ रहा होगा। इन द कोर्स ऑफ टाइम लावा फॉर्म्स a cone or mountain around the vent, and this is called a volcanic mountain। Sometimes such a mountain had layers of alternating ash and lava। The opening at the top of the mountain is called a crater, और जो टॉप पोर्शन है उसका that is called crater। ओके, आगे देखते हैं। आगे लिखा है volcanoes are divided into 3 types। ठीक है, on the basis of their frequency of eruption: active volcanoes, dormant volcanoes and extinct volcanoes। ठीक है, तो वो जो वॉल्केनो है वो एक्टिव है, यानी कि बार बार उसमें से eruption हो रहा है, या फिर डोरमेंट है, अभी बहुत टाइम से नहीं हुआ लेकिन हो सकता है, और या फिर एक्सटिंक्ट कि अब कभी भी होने वाला नहीं। आगे एक एक्टिविटी दे रखी है, पढ़ते हैं। दिस इज एनरिचमेंट एक्टिविटी, मेक एन erupting volcano। You will need dough or modeling clay, 1 liter plastic bottle, paint, warm soapy water, red food coloring, baking soda और vinegar। ठीक है, mix together 6 cup of flour atta, 2 cup of salt, 4 tablespoon of cooking oil and 2 cups of warm water। Knead all the ingredients into a smooth dough। इन सबको बना लेना, इसका वो बना देना, क्या कहते हैं, आटा बना देना, राइट। तो आटा बनाने के बाद फिर क्या करना है आपने, ठीक है, आटा बनाने के बाद wrap the dough around the plastic bottle in a shape of a mountain। The bottle acts as the vent and let the dough dry fully। Fill the bottle with warm soapy water, add some red coloring to the water, add 2 tablespoons of baking soda to the water। Now slowly add vinegar to the bottle। The soapy water will bubble and foam and pour out of the bottle onto the sides of the mountain like lava pours out of the। और ये जो सॉल्यूशन है वो फिर कुछ इसी तरीके से बाहर आएगा जैसे कि वॉल्केनो से लावा बाहर आता है। तो एक तरीके से वॉल्केनो का मॉडल आप मान सकते हैं। When you mix vinegar and baking soda together, it creates carbon dioxide। Carbon dioxide is producing during a volcanic eruption। This causes lava to bubble and erupt। Now write a report describing the experiment. You can use the following headings: materials needed, procedure, observation and conclusion। तो ये एक प्रोजेक्ट तक हो सकता है अगर मैम या सर आपके अलाउ करते हैं या बोलते हैं आपको करने को। ओके, यहाँ ये एक मैप दे रखा है, और यहाँ फिर हम वापस से जो 3 टाइप्स के वॉल्केनोज हमने पढ़े थे उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहला टाइप था एक्टिव। तो एक्टिव वॉल्केनोज आर दोज दैट हैव
erupted recently. Mount Etna and Mount Stromboli of Mediterranean Sea are the most significant example of this category. यानी ये वो माउंटेन है जो वो वॉल्केनोज हैं जो अभी रिसेंटली इरप्ट हुए। इसके बाद जो डॉर्मेंट है, डॉर्मेंट में आप नाम लिख सकते हैं, पहले डेफिनेशन देखते हैं क्या है। डॉर्मेंट वॉल्केनोज आर दोज दैट हैव बीन क्वाइट for a long time but show signs that they could erupt again. And the vent is often blocked with a plug of solidified lava. When dormant volcanoes erupt, they often do so very violently. Mount Vesuvius is an example of dormant volcano. It erupted in 79 CE with tremendous force, destroying the cities of Pompeii and Herculaneum. Find out how many times it erupted after that. तो डॉर्मेंट वो है कि जो काफी टाइम से इरप्शन नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी कोई श्योरिटी नहीं है, कभी भी इरप्शन हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आता है एक्सटिंक्ट। तो एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज लाइक माउंट किलिमंजारो इन Tanzania, Africa show no indication of future eruption. The craters of some extinct volcanoes fill with water to form lakes called calderas. However, no volcano can be called extinct with complete certainty. ठीक है, पक्की तरीके से तो नहीं कह सकते कि हाँ भाई अब वो इरप्ट नहीं, बट ये है कि काफी टाइम से नहीं हुआ तो फिर मान लेते हैं कि भाई अब नहीं होगा। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ volcanoes. The volcanoes are found mainly around the Pacific Ocean in a circular route called the Pacific Ring of Fire. India's only volcano is on Barren Island in the Andamans. It erupted recently in 2017. Okay, the India का only volcano, active volcano कह सकते हैं, क्योंकि 2017 में इरप्ट हुआ। ओके, तो अब इसके बाद शुरू होते हैं बाहरी फोर्सेस, जिनको बोलते हैं एक्सोजेनियस फोर्सेस। तो ये जो एक्सोजेनियस फोर्सेस हैं ये क्या है? Natural forces like rivers, running water, waves, wild and glaciers are called agents of gradation or denudation. Their erosional activity degrades, yani reduces the level of the land, and depositional activity degrades, builds up the land. In the process of features on the face of the land undergo changes continuously. तो ये जो एक्सोजीनियस फोर्सेस हैं उनकी वजह से जो अर्थ के बाहर सरफेसेस पे जो एक्टिविटीज हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वेदरिंग। तो वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप of the raw materials on the surface of the earth due to exposure to the atmosphere. The process of further disintegration and removal of the weathered material by the agents of gradation is called erosion. ठीक है, यानी कि जो टॉप लेयर है सॉइल की उसका हट जाना या बह जाना हवा के साथ या पानी, that is called erosion. Okay, the eroded material is transported by the agents and deposited in a different place. This cycle of erosion, transportation and deposition creates different types of landforms. और इसी की वजह से जो अलग अलग लैंडफॉर्म्स हमें नजर आती हैं वो है।
कहीं रिवर है, कहीं वैली है, कहीं प्लेट्यू है, कहीं माउंटेन है, कहीं प्लेन है, वो सारे इसी की वजह से। रिवर्स, river functions as agents of gradation in three ways. They erode rocks, they transport the eroded material, they deposit these eroded materials further along their course. ठीक है, तो रिवर्स का ये फंक्शन हो गया। इसके बाद स्टेज इन रिवर्स लाइफ। अब रिवर की लाइफ अगर देखें तो मोस्ट रिवर्स स्टार्ट देयर कोर्स फ्रॉम माउंटेन्स, the source, flow through plains, the course, and finally flow into the sea, the mouth. The course of a river from its source to its mouth, therefore, can be divided into three stages: the upper course, youth; the middle course, maturity; and the lower course, यानी old age. ठीक है, तो जितनी भी रिवर्स हैं वो किसी न किसी माउंटेन से फ्लो करती हैं, शुरुआत माउंटेन से होती है, फिर प्लेन के थ्रू अल्टीमेटली वो सी में जाके मिल जाती है। अब इसका अपर कोर्स देखते हैं। द रिवर यूजुअली स्टार्ट्स एज ए स्ट्रीम, इट फ्लोज फास्ट डाउन स्टीप स्लोप्स, इरोजन इज द मेन एक्टिविटी ऑफ द रिवर, द रिवर यूजुअली फॉर्म्स नैरो gorges or V-shaped wells. The middle course. The river is usually jointed by tributaries, so it becomes larger. Erosional and depositional activities are largely balanced at this stage, and the river mainly transports large amounts of eroded material. ठीक है, तो ज्यादातर जो eroded material है वो river ही है जो अपने साथ लेके जाती है। The river flows very slowly. It meanders, takes big loop over almost flat plains as it nears the sea. The river mainly deposits its load of eroded materials at this stage as it is slow moving and does not have the energy to carry great load. ठीक है, तो जब ये स्लो मूव करती है तो ये छोटे मटेरियल्स को तो अपने साथ फ्लो कर सकती है, लेकिन बड़े और हैवी मटेरियल्स को अपने साथ फ्लो नहीं कर सकती। ओके, आगे देखिए, आगे लिखा है दिस फाइनली ग्रेन्ड डिपॉजिट इज कॉल्ड alluvium, and alluvium is deposited along the bed and along the banks of the river, क्योंकि बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है एरिया ये जहाँ पे alluvium डिपॉजिट होता है। तो ये रीजन है कि रिवर्स के आसपास के जो एरियाज होते हैं वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होते हैं, वहाँ पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा होती है, वहाँ एग्रीकल्चर आसानी से किया जा सकता है। आगे लिखा है फीचर्स कॉज्ड बाय रिवर इरोजन। The river breaks up the bedrock over which they flow and erode them in two ways, through mechanical erosion and through chemical. तो जो रिवर्स है वो जहाँ से फ्लो करती है वहाँ पे वो इरोजन होता है उनका, फिजिकल और केमिकल दोनों तरीके से। फिजिकल मतलब जब पानी बहेगा तो वो अपने साथ चीजों को बहाएगा, यानी अगर नीचे पत्थर है तो पत्थर घिसने लगेगा, और केमिकल इरोजन में सर्टेन केमिकल रिएक्शंस हैं। Valleys of different shape are formed by the erosive action of river in its upper and middle course. I-shaped valleys or canyons are formed when river cuts out a narrow valley with steep walls. तो जैसे नीचे एक फिगर आपको नजर आ रही है, इस फिगर में आप देख सकते हैं a river flowing through a V-shaped valley. ओके, इसके बाद आगे देखिए, आगे लिखा है V-shaped valleys are formed when the river is still young.
and its flow is rapid. The erosion is predominantly vertical. However, there is also a certain amount of horizontal erosion which gives the valley its V shape. V shape कैसे मिलती है उसके बारे में दे रखा है। आगे लिखा है इसमें the middle course, the slope of the river becomes less steep as a result. Lateral or sideways erosion becomes more important than vertical erosion, and this leads to the formation of wide, flat, bottomed valleys bordered by gentle slopes. तो जो मिडिल कोर्स है उसमें क्या हो रहा है? स्लोप ऑफ द रिवर बिकम्स लेस स्टीप एज अ रिजल्ट लिटरल erosion becomes more important than vertical erosion, and this leads to the formation of wide flat bottom valley. यानी V shape खत्म हो जाती है, फिर ये शेप चेंज हो जाती है। आगे है वाटरफॉल्स। वाटरफॉल्स क्या है देखें। when there is a steep drop in the course of a river, the water rushes down the drop with great force, and a waterfall is formed if there are alternate layers. अगर waterfall में alternate layers होती हैं तो क्या होगा? Of hard and soft rocks in the riverbed, the band of soft rock is eroded faster by the river. The band of the hard rock is left hanging, creating a steep fall in the course of the river over which the river falls. ठीक है, तो जहां से रिवर बहेगी वो वहां के आसपास के जो रॉक्स हैं, अगर सॉफ्ट रॉक होगी तो वो आसानी से रोड हो जाएगी, और अगर टफ होगी तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। आगे लिखा है कि waterfalls also form if earth movements like earthquakes create a drop in the course of a river. When the water falls on the surface below with great force, it erodes the rock material beneath, creating a depression called a plunge pool. तो ये जो डिप्रेशन बनता है इसे बोलते हैं प्लंज पूल, मतलब हॉलो शेप जो बन जाती है, दैट इज कॉल्ड प्लंज पूल। एंड एंजल फॉल्स इन वेनेजुला is the highest waterfall in the world with a fall of nearly 1 kilometer, while Victoria Falls is one of the broadest, being over 1.5 kilometer wide. तो ये दो important waterfall हैं जिनके नाम आपको याद कर लेना चाहिए। ओके, क्योंकि एग्जाम में ऐसी चीजें पूछी जाती हैं जो स्पेसिफिक है। इसके बाद है फीचर्स कॉज्ड बाय डिपोजिशन। तो meanders and oxbow lakes. Meanders are formed in the lower course when the river loaded with debris become very slow. Debris यानी कि मलबा वगैरह जो होता है साथ में कह रहे हैं। The river swings from side to side as it flows over a level track, forming winding sections or loops. Continuous erosion on the concave side and deposition on the convex side can cut a loop from the main river and lead to the formation of an oxbow lake. ठीक है, तो ये बताया है कि किस तरीके से ऑक्सबो लेक बनेगी। ठीक है, जब कंटिन्यूस इरोजन होगा ऑन द कॉन्केव साइड एंड डिपोजिशन ऑन द कॉन्वेक्स साइड। कॉन्केव साइड मतलब अंदर की तरफ जो होती है,
जैसे कि मतलब ये जो साइड है दिस इज कॉल्ड कॉन्केव, और जो बाहर की तरफ साइड होगी जैसे कि ये दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स। ओके, इसके बाद देखा फ्लड प्लेन। जब फ्लड आती है तो प्लेन्स बनते हैं। A floodplain is an almost flat plain that is formed as a result of river flooding spring. It borders the river, unable to carry its entire load of sediments. The river deposits some of it on its bed, and this raises the level of water so that it almost reaches the top of the river banks. In times of heavy rain, the river may rise still further, overflowing its banks and flooding the nearby thing. When a river floods its banks and valley, the fine sediments, yani ki alluvium, it brings get deposited on the flood plain, making it very rich and fertile. The raised banks of the river flowing through the flood plain are called levees. ठीक है, तो जब फ्लड आती है तो फ्लड आने का मतलब ये है कि रिवर जो है वो ओवरफ्लो करने लगती है, और जब रिवर ओवरफ्लो करती है तो जो अपने साथ वो चीजें लेके जा रही है वो सारी की सारी वहीं डिपॉजिट हो जाती हैं, और उस तरीके से वहां नया प्लेन बन जाता है। एज अ रिवर नियर्स इट्स माउथ, यानी कि जब सी के पास पहुंचते हैं, द प्लेस वेयर इट मीट्स द सी, it deposits its sediments in the form of sandbars to move through the sandbars. ठीक है, तो जब ये समंदर से मिलने वाली होती है रिवर, तो वहां पे ये सारे के सारे जो डिपॉजिट्स हैं, मतलब जो भी ये चीजें अपने साथ कैरी कर रही थी वो सारे के सारे वहां जमा होने लगते हैं, और जो रिवर है वो उनके थ्रू बहने लगती है। और उस केस में क्या होता है कि रिवर ब्रेक्स अप इनटू अ नंबर ऑफ चैनल्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। The mouth of the river is also called a delta. A delta is more or less triangular alluvial tract formed by the sediments deposited by the distributaries as the river enters the sea. It is a fertile region and ideal for agriculture, and this factor makes deltas plains thickly populated. The Ganga Brahmaputra Delta is the largest and one of the richest delta in the world. The Nile Delta in Egypt is also known for its fertility. यानी कि ये जो डेल्टास हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड है। रीजन क्या है कि जो रिवर अपने साथ लेके आ रही थी वो सारा का सारा यही डिपॉजिट हो जाना है। इसके बाद हम बात करेंगे सी वेव्स की। The sea waves carry on both erosional and depositional activities. The process of sea erosion is also called marine erosion. Marine erosion happens when the force of the waves hitting coastal rocks and cliffs causes the rocks to shatter. The rocks and pebbles that are flung by the waves onto the cliff face also cause erosion. The eroded rock particles are made into finer particles like sand by the tumbling action of the wave. तो जो सी वेव्स हैं इनका भी अपना रोल है रॉक्स को सैंड पार्टिकल में कन्वर्ट करना। Features caused by marine deposition often takes several thousand years to be formed, as it is very slow process, and most of the rock material eroded by the waves is deposited at the bottom of the sea. It lies there for millions of years, slowly turning into sedimentary rocks. और धीमे धीमे ये जो डिपॉजिट्स हैं ये सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। बहुत स्लो प्रोसेस है, तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है।
The other main marine depositional feature is the beach. The different kinds of landforms formed by waves. तो देखिए waves के थ्रू कौन कौन से landforms बनते हैं वो यहाँ दे रखा है डिटेल। तो सबसे पहले ये कुछ पिक्चर हैं सी केव्स इन द केव फ्लैट ट्री, ये सी आर्क्स हैं, ये सब वेव्स की वजह से बने हुए। लिखा है कि इंक्लूड सी केव्स, सी आर्क्स, वेव कट प्लेटफॉर्म एंड क्लिफ्स एंड बीचेस। तो ये सारी लैंडफॉर्म्स हैं जो सी वेव्स की वजह से बनते हैं। आगे लिखा है बच्चों इसमें features caused by wave action. So when strong waves break and erode the rock material along the coast, hollow caves called sea caves are formed. तो अंदर से क्या किया कि जो रॉक्स थी उसके अंदर से पानी बह रहा है, जब अंदर से बह रहा है तो जो रॉक है वो अंदर से हॉलो हो गई, खोखली हो गई, जिसे कहते हैं सी केव। And when the waves continue to strike the rock, the walls of the caves are eroded further. और अगर ये प्रोसेस कंटिन्यूस रहता है तो जो वॉल्स है वो आगे फर्दर इरोड होने लगेंगी, यानी कि घिसने लगेंगे। ओके, उनका जो मटेरियल है वो पानी के साथ बहने लगे। एंड आगे in the course of time the walls disappear, leaving just the roof supported by two pillars forming sea arcs. One can swim through them to other side of the wall. और इनके थ्रू आप जा सकते हैं क्योंकि वो एक ऐसा है जैसे दो पिलर हों और उनके बीच में स्पेस है जहां से वाटर फ्लो जाता है। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या लिखा है। आगे बच्चों इसमें लिखा है तो आगे है when the roof of the sea arcs break completely. So when the roof of the sea arcs break completely due to further erosion, the pillar-like features left behind are called stacks. और अगर ये प्रोसीजर चलता रहता है तो बाद में फिर वो stacks बन जाते हैं। Vertical and steep rock faces along the shore are called sea cliffs, and when sea cliffs are eroded, they collapse and move backwards, leading to the formation of wave-cut platforms. Wave-cut platforms are gently sloping rock surfaces found at the foot of sea cliffs. तो ये चीजें आप देख सकते हैं समंदर के आसपास या ओशंस के आसपास के जो रीजन्स हैं वहां पे। और इसके बाद बीचेस हैं। The beaches are formed when the sea deposits eroded material like sand, pebbles, and boulders along the coast. तो जब ये सारी चीजें जमा हो जाती हैं तो वो बीचेस बन जाते हैं। और बीचेस का तो अपना खुद का चार्म है, वहां लोग जाते हैं घूमने देखने। इसके बाद आता है बच्चों विंड। तो विंड जो है वो अपने आप में बहुत ही पावरफुल फोर्स। The wind is a powerful agent of gradation. It erodes, transport deposits the eroded material. The gradation action of wind is most visible in desert where there is an abundance of loose sand. विंड का जो मेन फोर्स है आप डेजर्टेड एरिया में ज्यादा देख सकते हैं क्योंकि वहां पे लूज सैंड मिल जाती है। इसके बाद है फीचर्स कॉज्ड बाय इरोजन, विंड इरोजन।
Generally, strong winds blow in desert areas, picking up and sand particles when sand-laden winds blow against a rock face. The particles hit the rock with great force. The base of the rock is eroded vigorously from all sides by the suspended shaft. तो ये जो सीन है ये आपको इंडिया में देखना है तो आपको राजस्थान में दिख सकता है ओके आगे देखते हैं आगे क्या है आगे है बच्चों ये तो फिगर्स बनी हुई है यहाँ से हम पढ़ सकते हैं तो यहाँ लिखा है dust particles in the lower layer of the wind and this leads to the creation of mushroom rocks which have a broad top and a narrow bottom. Erosion can also lead to the formation of mess, which are areas of resistant rock left after the softer rock around them is eroded. Okay? इसके बाद देखते हैं आगे क्या है आगे है बच्चों फीचर्स कॉज्ड बाय डिपोजिशन तो जो डिपोजिशन है उसकी वजह से क्या होगा तो उसकी वजह से बच्चों ये है कि देयर आर सेवरल फीचर्स caused by the depositional work of winds during sand storms. The wind carries large amount of sand grains. As the wind slows down and loses its energy, it starts dropping its load of sand, and such chunks of sand deposited by the wind are called sand dunes. When dunes have a long, gentle slope on the windward side and a steep slope on the leeward side, forming a crescent shape. They are called barchans. Sand dunes can move or migrate over time when fine sand particles are deposited over very large areas. They form loess plains. तो ये हो गया डिपोजिशन फीचर्स यानी कि जो विंड अपने साथ लेके गई तो उसने कहीं ना कहीं डिपॉजिट कर दी तो सैंड ड्यून्स बनेंगे उससे और ओके इसके बाद है ग्लेशियर ग्लेशियर क्या है स्लो मूविंग रिवर ऑफ आइस दैट इज ग्लेशियर थोड़ा से वर्ड्स को हमें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि पिक्चर्स जो है वो ही नहीं है तो देखिए ग्लेशियर्स के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले तो ग्लेशियर में है ग्लेशियर आर स्लो मूविंग रिवर ऑफ आइस एंड दे कंसिस्ट ऑफ फ्री masses of ice blocks spread over several kilometers. Glaciers move at such a slow pace that their movements are hardly noticeable, and they are of two kinds: mountain glaciers and continental glaciers. तो ग्लेशियर्स क्या है बेसिकली स्लो मूविंग आइस है और ये इतना स्लो मूव करती है कि नॉर्मली हमें नजर भी नहीं आता कि भाई जो आइस है वो मूव करती है तो वेरी स्लो मूवमेंट है आगे दे रखा है बच्चों glaciers too form features of both erosion and deposition. The rocks picked up by the glacier as it flowed down a valley erode the floors and walls of the valley as the glacier melts. It leaves its load of sediments behind on various depositional features. The two major landforms formed by the glaciers are silics and moraines. Okay? आगे देखते हैं आगे क्या है आगे लिखा है सिल्क तो ये जो सिल्क है ये क्या है A silk is an armchair-like depression caused by the erosive action of glacier.
when ice accumulates in hollows high up on mountain slopes, the alternate freezing and the thawing of glacier ice cause rock below to expand and contract. Finally breaks down. In this manner, the ice deepens the hollow. Now, the weathered rock debris also acts. देखिए मैं आपको इसकी फिगर दिखाता हूँ, अगर हमें फिगर नीचे मिल जाती है, ये देखो इस तरीके का मिल जाता है। ये जो फिगर यहाँ पे दिख रही है, इस तरीके की जो ये इस टाइप की शेप बनी। ओके, कैसे बन रही है ये? जस्ट फ्लो ऑफ स्लो आइस, जिसे हम ग्लेशियर कहते हैं, उसकी वजह से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे लिखा है बच्चों, एज एन एजेंट ऑफ इरोजन सिर्फ कैन बी एज बिग एज अ square kilometer in area. When the ice melts, the silt becomes lake called tar. इसके बाद आता है moraines. तो moraines में है glaciers transport erode rock debris with them as के बाद यहाँ लिखा हुआ है as they move and deposit them on the floor of vents. And the slopes of mountains, such deposits look like a sand wall on a snow-covered mountain's track. Such formations are called moraines. And these endogenous and exogenous forces are constantly working on and changing the surface of the earth. ठीक है, तो यहाँ ये बच्चों चैप्टर हो जाता है आपका फिनिश। इसके बाद यहाँ एक एनरिचमेंट एक्टिविटी दे रखी है, देखते हैं क्या लिखा है। तो इसमें लिखा है मेक अ मॉडल आउट ऑफ मॉडलिंग प्ले एंड शोइंग द डिफरेंट stages in the life of a river, paint the mountains brown, the river blue, and the plains green, and show a valley, a waterfall, a meander, and oxbow lakes, floodplains, and a river. तो ये तो फिर हमारे पर्पस का नहीं है। तो ओवरऑल मतलब यह है कि ये चैप्टर होगा फिनिश। तो बच्चों चैप्टर थोड़ा सा बड़ा जरूर था, लेकिन काफी इंफॉर्मेशन वाला चैप्टर है। ओके, तो इस इंफॉर्मेशन को आपने एक्वायर करना है, जितनी जल्दी आप एक्वायर करेंगे उतना ही अच्छा है। ठीक है, तो बेटर है कि आप इसे या तो बुक से रीड करें 2 से 3 बार, या फिर इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें, तब जाके ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और एक बात और वो ये कि जितना ज्यादा हो सके बच्चों के साथ डिस्कस करो, दोस्तों के साथ डिस्कस करो। जितनी भी टर्म्स हमने इसमें सीखी हैं, नई नई जो टर्म्स हैं, उनके बारे में बच्चों से बात करो, अपने फ्रेंड से बात करो, क्लासमेट से बात करो, क्योंकि जितना ज्यादा बात करोगे उतना ज्यादा आप इस चैप्टर के बारे में समझ पाओगे। ठीक है, तो द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड एनी टॉपिक इज डिस्कशन। और डिस्कशन के लिए जरूरी है कि जो इंफॉर्मेशन आपके पास है वो आपके फ्रेंड्स के पास भी होनी चाहिए। ओके, तो शेयर योर इंफॉर्मेशन विद योर फ्रेंड्स, और आपके फ्रेंड्स अपनी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे, और इस तरीके से जब इंफॉर्मेशन शेयर होंगी एक दूसरे के बीच में, तो उसका फायदा दोनों लोगों को होने वाला है। ठीक है, तो शेयर
as much as you can. जितनी इंफॉर्मेशन आप शेयर करेंगे आपको वो भी उसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन सामने से मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी इंफॉर्मेशन को एनहांस कर सकते हैं, और एनहांसमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड फॉर ऑल ऑफ दी स्टूडेंट्स। ओके, तो जो बच्चे जिन्हें मैं ऑफलाइन में मिलता हूँ उनके साथ तो मैं डिस्कस करने वाला ही हूँ जो मैंने आज डिस्कस किया है, लेकिन जिन बच्चों के साथ मैं ऑफलाइन में डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जिन बच्चों के साथ मैं ऑफलाइन में नहीं मिलूंगा, वो बच्चे अपने टीचर्स के साथ या अपने एल्डर्स के साथ जरूर ये टॉपिक डिस्कस करें, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत बहुत कुछ है सीखने वाला, याद करने वाला, और याद करके लिखना बहुत जरूरी, ठीक है। लर्न एंड राइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज विदाउट लर्निंग और विदाउट राइटिंग यू आर प्रिपेयरिंग नथिंग फॉर दिस। ओके बच्चों, तो देखो, समझो, लर्न करो, और लर्न करने के बाद लिखो, लिखने के बाद चेक जरूर करो, ठीक है। तो अगर आपके पास चेक करने के लिए कोई टीचर या कोई बड़ा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप मुझे भी व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं भी चेक करता हूँ, कोई इशू, ठीक है। तो मैं एक व्हाट्सएप नंबर आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, अगर आप मुझे चाहें तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और मैं आपका जो भी राइटिंग वर्क होगा उसे चेक कर दूंगा, नो इशू, ठीक है। तो जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, उसे आप नोट डाउन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, और मुझे अपना जो भी लर्न एंड राइट, मतलब लर्न करके जो राइटिंग करेंगे आप, वो आप इस व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, ठीक है। तो द नंबर इज 99, एक मिनट, यस, द नंबर इज, इसे कैंसिल कर देते हैं, 99712175 और 60, ठीक है। तो दिस इज माय नंबर, लेकिन आपने इस पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप ही करना है, ठीक है, नो कॉल्स प्लीज, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम बिजी। तो अगर आप कॉल करेंगे तो हो सकता है मैं ना उठा पाऊँ, आपसे बात ना हो पाए, लेकिन हाँ, अगर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे यू विल गेट डेफिनेटली रिस्पॉन्ड, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।